नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस करने वाले हैं आज भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है इसका संबंध है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसका यूनिट 10। एमपीपीएससी सिलेबस का यूनिट 10 से इसका संबंध है। यूनिट 10 में आपको लगभग 16 कमीशन दिए गए हैं, तो 16 कमीशन में से एक कमीशन पढ़ने वाले हैं भारत निर्वाचन आयोग। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, भविष्य में क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखिए, जो आपको सिलेबस में 16 कमीशन दिए गए हैं, इसमें से 8 कमीशन आपके, तो आपको जो कमीशन है वो कमीशन 3 प्रकार के हैं। पहला आपका संवैधानिक है, दूसरा आपका सांविधिक है, तीसरा आपका कार्यकारी है। ठीक है, कार्यकारी देखें, कार्यकारी। तो जो आपके संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक संस्था है, वो आपके 8 हैं, उनकी संख्या 8 है। और जो आपके सांविधिक हैं यानी जो आपके स्टेचुटरी हैं वो आपके 7 हैं, और जो कार्यकारी हैं वो 1 है। बात क्लियर है? 16 है, 8 संवैधानिक हैं, 7 सांविधिक हैं और 1 कार्यकारी है। इस प्रकार से 16 कमीशन आपके सिलेबस में दिए गए। हम जानने का प्रयास करते हैं कि संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन क्या होते हैं, स्टेचुटरी कमीशन क्या होते हैं और एग्जीक्यूटिव कमीशन क्या होते हैं। ठीक, इन तीनों में डिफरेंस क्या है इसको पढ़ते हैं। आइए देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, कॉमन सेंस की बात है। देखिए, जिन संस्थाओं का, जिन कमीशन का वर्णन आपके संविधान में है विद आर्टिकल, उनको बोलते हैं संवैधानिक संस्था, और जिनका वर्णन नहीं है उनको बोलते हैं, देखिए, जिनका वर्णन, जिन कमीशन का वर्णन आपके संविधान में है उनको बोलते हैं संवैधानिक संस्था। जैसे सीएजी है, 148 आर्टिकल में इसका वर्णन है संविधान के। इस प्रकार से वित्त आयोग है, 280 में इसका वर्णन है। ठीक, इसके बाद आपका भारतीय निर्वाचन आयोग है जो हम पढ़ रहे हैं, 324 में इसका वर्णन है। ठीक, इसके बाद देखें, पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग 343 के में इसका वर्णन है। नगर पालिकाओं के लिए 343 जेड में इसका वर्णन। एससी आयोग 338 338, एसटी आयोग 338 ए और ओबीसी आयोग 338 बी, यूपीएससी, एमपी यूपीएससी और स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी, इसका वर्णन आपके 315। जो आपका एमपीपीएससी है यानी स्टेट पीएससी है, और जो आपका यूपीएससी है, इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 315 में दिया गया है। तो संविधान में जिन संस्थाओं का वर्णन मिलेगा, जिन कमीशन का आपको उल्लेख है, वर्णन है, उनको बोलते हैं संवैधानिक संस्थाएं। ठीक, क्योंकि संविधान में उनका वर्णन है। और जिनका वर्णन नहीं है, ठीक, कानून बनाकर, जो आपकी विधायिका है यानी संसद के द्वारा, क्या लिखा है इसमें, विधायिका द्वारा। विधायिका क्या होती है? संसद प्लस राज्य विधानमंडल। जो आपका संसद है यानी लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक, तो बेसिकली जो आपकी विधायिका है, जो आपकी लेजिस्लेचर है, उसके माध्यम से जिन संस्थाओं का या जिन के द्वारा निर्मित कानूनों के माध्यम से जिन कमीशन का निर्माण किया गया है उनको बोलते हैं सांविधिक। एग्जाम्पल देखें आप, सीबीआई, लोकपाल। तो इनमें बेसिकली क्या हुआ है कि इनमें संसद के द्वारा कानून बनाकर इन कमीशन का निर्माण किया गया है। यहाँ पर क्या है, इनका वर्णन पहले से ही संविधान में है और उनके आधार पर कमीशन बना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संसद के माध्यम से कानून बनाकर, एक्ट बनाकर, अधिनियम बनाकर इन कमीशन का निर्माण किया गया है। ठीक, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इनका वर्णन संविधान में है और इनका जो है कानून बनाकर, एक्ट बनाकर इन कमीशन का निर्माण किया गया है, इनकी स्थापना की गई है। एग्जाम्पल देखें आप, सीबीआई है, लोकपाल है, राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग है, सूचना आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ना, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1993 के आधार पर इसका स्थापना की गई। राज्य मानव अधिकार आयोग, सतर्कता आयोग, विजिलेंस कमीशन। इस प्रकार से कानून यानी कानून बनाकर, एक्ट बनाकर, अधिनियम बनाकर इन कमीशन की स्थापना की गई है। इनको बोलते हैं सांविधिक यानी स्टेचुटरी कमीशन। और ये आपके होते हैं कार्यकारी निकाय यानी एग्जीक्यूटिव कमीशन। इसमें क्या होता है, कार्यपालिका के आदेश से, कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद, जो आपकी मंत्री परिषद होती है उसके आधार पर, तो उसके आदेश के माध्यम से जिन संस्थाओं का, जिन कमीशन का गठन होता है उनको बोलते हैं
कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव निकाय। एग्जाम्पल आपका है नीति आयोग, जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी मंत्रि परिषद के आदेश पर। ठीक, बात क्लियर है। तो ये आपके 3 प्रकार के आपको मिलेंगे। जो आपके संवैधानिक होंगे ये 8 हैं, जो आपके सांविधिक हैं ये लगभग 7 हैं, वो कार्यकारी है आपका एकमात्र है नीति आयोग। इस प्रकार से 16 कमीशन आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इनमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस में कौन कौन से कमीशन दिए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो संवैधानिक है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल है वो आपके हैं। सबसे पहला है भारतीय निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है। राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के 243 ZA में इसका वर्णन है। जो आपके राज्य, जो आपके संसद के चुनाव होते हैं, विधान मंडल के चुनाव होते हैं, वो करता है निर्वाचन आयोग। लेकिन जो आपके पंचायत के होते हैं, नगर पालिका के होते हैं, वो करता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग के आधार पर ये इलेक्शन होते हैं। ठीक, इसके बाद जो आपका यूपीएससी है, इसका वर्णन है आपका 315 में। बेसिकली यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पीएससी का वर्णन है आर्टिकल 315 में। ठीक, तो आपका यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया। इसके बाद सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका वर्णन है आर्टिकल 148 में। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सीएजी का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आते हैं। इसके बाद एससी आयोग है ना, एससी आयोग है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट आपका जो है बेसिकली ये 338 में है। इसके बाद एसटी आयोग, शेड्यूल ट्राइब जो आपका आयोग है आर्टिकल 338A में है। पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका आपका आर्टिकल 338B में है। 338A में एसटी आयोग है और 338B में आपका जो पिछड़ा वर्ग को लेकर आपका आयोग है। इसके बाद है आपकी सांविधिक संस्था यानी स्टेच्यूटरी, ठीक, कानून यानी एक्ट बनाकर, अधिनियम बनाकर इनकी स्थापना की गई है। सबसे पहला आपका है महिला आयोग। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना की गई है। तो कब का अधिनियम है ये? 1990 में ये अधिनियम बना है। ठीक, नेशनल आपका क्वेश्चन बनेगा कि महिला आयोग की स्थापना किस एक्ट के आधार पर की गई है, तो आंसर होगा आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इसके बाद अगला है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इसकी स्थापना की गई है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये आपके सिलेबस में पहले था, अब नहीं है। बाल संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना की गई है CPCR यानी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ठीक, इसके बाद देखें सूचना आयोग। देखिए इनका सन ध्यान रखना आपको कि इनकी स्थापना कब की गई है, किस सन में और किस एक्ट के आधार पर, किस अधिनियम के आधार पर इसकी स्थापना की गई है। सूचना आयोग तो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अधिनियम के आधार पर 2005 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में कि सूचना आयोग का जो अधिनियम है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में। इसके बाद अगला है सतर्कता आयोग, विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के आधार पर इस कमीशन की स्थापना की गई है। इसके बाद है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के आधार पर इसकी स्थापना की गई है। सन ध्यान रखना है, सन बहुत काम का है। इसके बाद अगला है खाद्य संरक्षण आयोग, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 के आधार पर इस कमीशन की स्थापना की गई है। अब देखिए अगला खाद्य प्रशिक्षण। इसके बाद अगला है आपका, पहला आपका संवैधानिक था, दूसरा आपका था सांविधिक, अगला आपका है कार्यकारी, तो यानी कि एग्जीक्यूटिव। इसमें आपका नीति आयोग आपका जो है इसकी स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई है। ये कार्यकारी आदेश के आधार पर, मंत्रि परिषद के आदेश के आधार पर इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए फटाफट अपना स्पीड से पढ़ते हैं। देखिए जो आपको चुनाव आयोग होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है केंद्रीय चुनाव आयोग, इसको बोलते हैं निर्वाचन आयोग बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं भारत निर्वाचन आयोग। दूसरा आपका होता है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव बोलते हैं इसको बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। तो बेसिकली आपको जो निर्वाचन आयोग है 2 प्रकार का होता है।
पहला आपका होता है निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग, दूसरा होता है राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखिए, अब पृष्ठभूमि बात करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सिंपल सी बात है। तो लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन। जो हमारा भारत देश है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं, सबसे बड़ी पहचान। इसका गठन कब किया गया, जो निर्वाचन आयोग है, तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। उद्देश्य क्या था, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव इसका उद्देश्य रहा था। अब देखें आगे इसमें, देखें वर्तमान में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। और चुनाव आयुक्त बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। जो आपका इलेक्शन, जो आपका निर्वाचन आयोग है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। पहला आपका होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरा होता है इलेक्शन कमिश्नर और तीसरा होता है इलेक्शन कमीशन। बेसिकली एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर। बात क्लियर है। तो क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव गुप्ता। श्री राजीव गुप्ता वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो हैं आपके श्री अनूप चंद्र पांडे, तीसरे हैं अरुण गोयल। 3 मेंबर हैं, पहले आपके मुख्य हैं और दूसरे आपके चुनाव आयुक्त हैं। ठीक, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, पिक्चर आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें सामान्य परिचय की बात करते हैं। सामान्य परिचय, तो इसकी प्रकृति कैसी है, संवैधानिक है। संविधान में इसका वर्णन है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन है। 324 से लेकर 329 में इसका वर्णन है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय है। स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट है और स्वतंत्र आयोग है। ठीक है, चलिए इसका जो वर्णन है, अब देखिए संविधान को बेसिकली जो आपका मेन संविधान है, तो उसमें 22 भागों में संविधान को बांटा गया है। वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। तो आपके लगभग 22 पहले था, वर्तमान में 25। तो 25 या इसको ऐसा कहें, जो आपका मेन आपका जो था संविधान, उसमें इसको 22 पार्ट में इसको बांटा गया है और वर्तमान में इसकी संख्या 25 हो गई है। ठीक, तो आपके जो संविधान है उसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसमें से 15वें भाग में यानी 15 पार्ट में इसका वर्णन है, किसका, निर्वाचन आयोग का। कहां से कहां तक है, आर्टिकल की बात करें, जो आपका भाग है, जो आपके पार्ट हैं, वो बेसिकली आर्टिकल में डिवाइड होते हैं। तो 15 भाग में पार्ट 15 में अनुच्छेद आर्टिकल 324 324 से लेकर 329 यानी 329 तक इसका वर्णन किया गया है। अब देखें जरा इसमें स्थापना की बात करें, तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और भविष्य में आने की पूरी संभावना है। वर्तमान हम पढ़ चुके हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त, प्रथम चुनाव कब हुए थे, तो 1951 से लेकर 1952 में प्रथम चुनाव हुए थे। प्रथम महिला CIC कौन थी, VS रमा देवी। 1990 1990 में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी VS रमा देवी। बात क्लियर है, इतना पर्याप्त है। अब देखें, तो वर्तमान में कौन है आपके, राजीव कुमार। वर्तमान में आपके हैं राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक, इसमें भूलना नहीं है। अगला आपका है प्रमुख कार्य। देखें इनके कार्य क्या होते हैं। इसके कार्य होते हैं लोकसभा के चुनाव, यानी कि जो हमको बोलते हैं आम चुनाव, हम बोलते हैं इनको आम चुनाव। तो बेसिकली जो आपका लोकसभा है, लोकसभा के चुनाव के लिए यानी आम सभा के चुनाव की जो व्यवस्था होती है, इसी के माध्यम से होती है, यही करती है। इसके बाद तो पहला का जो प्रमुख कार्य की बात करें, तो पहला कार्य है लोकसभा के चुनाव को मैनेज करना। इसके बाद राज्यसभा के चुनाव को मैनेज करना। तीसरा है राज्य विधान मंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों के चुनाव को मैनेज करना। उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद हेतु चुनाव को संपन्न करवाना इनका मुख्य कार्य होता है। अब देखिए एक बात समझें कि जो राज्य में या जो केंद्र में इलेक्शन होते हैं उनको करता है भारत निर्वाचन आयोग,
लेकिन जो पंचायतों में चुनाव होते हैं, नगर पालिका में होते हैं, तो उनमें उनसे इसका कोई संबंध नहीं होता है। पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं होता है। इसके लिए संविधान में अलग से प्रावधान है। इसके लिए संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। कहाँ पर की गई है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि संविधान में पंचायतों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है। तो आंसर ये है, देखियो, तो बेसिकली जो राज्य में और केंद्र में इलेक्शन होते हैं उनका संबंध, तो उसके अलावा उनका संबंध आपका होता है चुनाव आयोग से। लेकिन पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो इलेक्शन होते हैं उनमें उनका कोई संबंध नहीं होता है चुनाव आयोग से। उसके लिए संविधान में अलग से वर्णन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। दो प्रकार के हैं। पहला आपका है 243 के में इसका वर्णन है, पंचायत हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की इसमें व्यवस्था की गई है। इसके बाद है आपका 243ZA, यहां पर नगर पालिकाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा नगर पंचायत हेतु, ये पंचायत हेतु राज्य निर्वाचन आयोग 243 उसके बाद आपसे बोलेंगे नगर पालिकाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, क्या होगा आपका 243ZA। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और उसको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से देखिए आपके सामने है। मैंने आपसे कहा कि संविधान में 324 भाग 15 यानी पार्ट 15 में 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो हम जानते हैं कि 324 से लेकर 29 तक इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। देखिए, जो आपका 324 है इसमें निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की गई है कि इसकी स्थापना कैसे होगी, इसकी संरचना की बात होगी कि अध्यक्ष कौन होगा और कितने कितने इसके मेंबर होंगे, सारी बातें। इसके बाद हटाने की प्रक्रिया, जो उसके अध्यक्ष है और जो उसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयुक्त, तो इनको पद से हटाने के लिए कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाएगी। 325 की बात करें तो निर्वाचक नामावली, जो आपकी वोटर लिस्ट है, नामावली तैयार करने में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, जो आपका जेंडर आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो निर्वाचक नामावली बनेगी उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबका समान रूप से इसमें नाम आएगा। 326 की बात करें, 326 की बात करें तो इसमें वयस्क मताधिकार की बात की गई है। तो भारत में 61वां यानी 61 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर जो आपकी वोटिंग करने की जो एज थी उसको 21 से कम कर 18 किया गया। बात क्लियर है आपको? क्वेश्चन आता है कि जो आपकी वोटिंग की एज है 21 से 18 किस संविधान संशोधन के आधार पर किया गया? 61वां संविधान संशोधन के आधार पर किया गया, जो कि 1988-89 में ये परिवर्तन किया गया। बात क्लियर है? अब देखिए जरा इसमें, तो बेसिकली वयस्क मताधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आंसर क्या होगा आपका 326, यानी चुनाव की जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। क्लियर है बात? आर्टिकल कौन सा है? 326। 327 की बात करें, 327 संसद की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। देखिए, संसद की निर्वाचन के संबंध में, जब निर्वाचन के संबंध में कोई कानून बनेगा तो ये शक्ति किसको मिलेगी? संसद को मिलेगी। ठीक है, किसको मिलेगी? संसद को मिलेगी। 327। लेकिन जब बात राज्य की आएगी, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में जब कोई कानून बनना होगा या कोई इसमें परिवर्तन होना होगा, तब ये आर्टिकल होगा 328। बात क्लियर है? संसद की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 327 में है। और 328 में क्या है? 328 में क्या है? राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है 328 में। बात क्लियर है? जब केंद्र में निर्वाचन आयोग में कोई परिवर्तन होना हो, कोई कानून बनना हो, तो ये शक्ति मिली है संसद को आर्टिकल 327 के माध्यम से। लेकिन जब राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कोई कानून बनना है तो ये शक्ति मिली है 328 में निर्वाचन आयोग को, सॉरी आपको जो विधानमंडल को, यानी विधान परिषद और विधानसभा को। बात क्लियर है? चलिए अब देखिए, भारतीय संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है, ठीक,
24, 25, 26, 27, 28। 24 निर्वाचन आयोग की स्थापना होगी, संरचना होगी और हटाने की प्रक्रिया होगी कि कैसे हटाया जाएगा। 25 में निर्वाचक नामावली में कोई भेदभाव नहीं होगा। 26 में वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो आपका वयस्क मताधिकार के आधार पर इसमें इलेक्शन होंगे। 27 में संसद के पास पावर है कानून बनाने का, और 28 में विधानमंडल के पास यह पावर है कानून बनाने के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला आपका 329 की बात करें तो 329 में कहा गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप कोई नहीं होगा। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का यानी जुडिशरी का कोई भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं किया जाएगा। ये वर्णन किया गया है आर्टिकल 329 में। ठीक, 24, 25, 26, 27, 28, 29 सब हमने पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आपका 324 है, अब इसके अंदर इसके 6 उपभाग हैं, इसके 6 सब डिवीजन हैं इसके 324 के। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि 324 में क्या वर्णन है, 325 में क्या है, 26, लेकिन 324 को 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसके 6 सब डिवीजन है, तो उनके आधार पर भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 324 में 324(1) में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना होगी। बात क्लियर है। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 324(1) में होगी। इसके बाद 324(2) में क्या बोला गया है कि निर्वाचन आयोग की संरचना, इसकी संरचना कैसे होगी, इसमें अध्यक्ष के बाद कितने इसमें और चुनाव आयुक्त होंगे यानी इलेक्शन कमीशनर होंगे। ठीक, यानी कितने मेंबर होंगे, सारी बातें, और इसका निर्णय कौन करेगा कि कितने मेंबर होना चाहिए। 324(3) की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमीशनर है, वो आयोग का अध्यक्ष होगा, ये इसमें कहा गया है। ठीक, इसके बाद 324(4) की बात करें तो इसमें निर्वाचन की सलाह पर, निर्वाचन आयोग की सलाह पर, निर्वाचन आयोग इसमें आना था, निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु, देखो निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, निर्वाचन की सलाह पर निर्वाचन आयुक्त की हेल्प के लिए राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, प्रादेशिक आयुक्त यानी रीजनल कमिश्नर, ठीक, प्रादेशिक आयुक्त यानी रीजनल कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसके लिए करेगा, निर्वाचन, जो आपके निर्वाचन आयुक्त हैं उनके लिए राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा, निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। बात क्लियर है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। इतना क्लियर है आपको। तो कौन किसकी नियुक्ति करेगा और किसके लिए करेगा, ये आपको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके जो प्रादेशिक आयुक्त हैं इनका जो वर्णन है वो किया गया है 324(4) में। क्लियर है बात। चलो अब देखिए 324(5) है, इसमें क्या देखो क्या है, इसमें 324(5) त्यागपत्र व हटाने की प्रक्रिया, कि किसी भी आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा इसकी प्रक्रिया इसमें दी गई है। देखो एक बार समझो आप कि जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, अगर उसकी बात करें, मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें व पदावधि, त्यागपत्र व पदमुक्ति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है, सेवा शर्तें, कि उनकी सेवा शर्तें कैसी होंगी, पदावधि कितनी होगी, कितना कार्यकाल होगा उनका, त्यागपत्र व पदमुक्ति, इनका त्यागपत्र कौन लेगा, किसको देंगे, इनकी पदमुक्ति, इनको पद से कैसे हटाया जाएगा, सारी बातें इसमें दी गई है। मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें व पदावधि का निर्धारण संसद की सलाह से, देखो जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी सेवा शर्तों या पदावधि का निर्धारण, इनका जो कार्यकाल है उसका निर्धारण संसद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। निर्णय करता है राष्ट्रपति, लेकिन सलाह होती है संसद की। ठीक, संसद ने इस संबंध में निर्वाचन आयुक्त, देखो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयुक्त हैं इनकी सेवा शर्तों के संबंध में संसद ने इस संबंध में एक अधिनियम बनाया हुआ है, इसका नाम है निर्वाचन आयुक्त
सेवा शर्तें अधिनियम 1991, 1991। बात क्लियर है? ठीक। तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे आएगा कि सेवा जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी सेवा शर्तों के लिए कौन सा अधिनियम बना है, कब का है? तो कब का है वो? निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1991, 1991। बात क्लियर? अब देखो, निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1991, अब इसके अंतर्गत क्या बोला गया है? इसके अंतर्गत सेक्शन 13 में जो आपका अधिनियम होता है वो सेक्शन में डिवाइड होता है। तो आपका जो अधिनियम है 1991, इसमें सेक्शन 3 में, जो आपका सेक्शन 3 है, धारा 3 है, इसमें कहा गया है तीनों के वेतन, तीनों के जो सैलरी है, तीनों के जो भत्ते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, देखो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बोल रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तीनों के वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होंगे। बात क्लियर है? ठीक है। वेतन कितना वर्तमान में? वो है 2.5 लाख। ठीक। तो धारा 3 बोल रही है कि सबके वेतन समान होंगे, जो कि वर्तमान में 2.5 लाख है। अब देखो 324(6) की बात करें, 324(6), इसमें क्या बोला गया? राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। इसमें एक पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, सही है, ठीक। तो जो आपका 324(6) इसमें क्या बोला गया? राष्ट्रपति, राज्यपाल जो है निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रपति करवाएगा राष्ट्रीय, जो आपका भारत निर्वाचन आयोग है उसको करवाएगा, और जो राज्यपाल है तो राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। बात क्लियर है? अब देखो नोट पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता का वर्णन नहीं है, सेवा शर्तें पदावधि का भी वर्णन इसमें नहीं किया गया है, यानी इसकी क्या योग्यता होगी इसका वर्णन इसमें नहीं किया गया है, और इसकी जो पदावधि है इसका भी निर्णय नहीं किया गया। सरकार द्वारा निर्वाचन आयुक्तों दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है, यानी इनको दूसरी नियुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। जैसे मान लो कि यहाँ सेवानिवृत्ति के बाद में, यानी सेवानिवृत्ति के बाद में यहाँ से जॉब समाप्त होने के बाद भी कहीं और भी ये जॉब कर सकते हैं, इसके संबंध में कोई भी इसमें रोक नहीं लगाई गई है संविधान के द्वारा। बात क्लियर है? यहाँ से जॉब समाप्त होने के बाद ये कहीं और भी जॉब कर सकते हैं, इसके संबंध में संविधान में कोई इसमें रोक नहीं लगाई गई है। अब देखो संरचना की बात करें तो इसका वर्णन है 324(2) में। ठीक। जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी बात की गई 324(3)(2) में। बात क्लियर है? देखो इसमें ऐसा है कि जो आपका चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो होगा, व उतने अन्य चुनाव आयुक्त होंगे जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। देखो इसमें ऐसा है कि इनके जो मेंबर होंगे इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर होंगे इसका निर्णय करेगा राष्ट्रपति। इसी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसमें जो मेंबर होंगे भारत निर्वाचन आयोग में इसका निर्णय कौन करेगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति इसका निर्णय करेगा, और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ठीक। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जैसा वर्तमान में है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर 3 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, बाकी 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। आइए अब देखो, वेतन भत्ते व सेवा शर्तों में पद नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। एक बात समझे, देखो ये आपका जो है ना थोड़ा सा आर्टिकल, थोड़ा सा जो आपकी स्लाइड्स है थोड़ा आगे पीछे हो गई है, इस स्लाइड के बाद में ये आएगी। देखो जो आपका है ना, ये जो धारा 3 है आपकी, धारा 3 जो है इसके बाद में ये आएगा, इसको पढ़ लेते हैं। तो आपका जो सेवा शर्तें जो है, थोड़ा सोच ले, सॉरी, निर्वाचन आयोग तो सेवा शर्तें अधिनियम 1991 है, उसकी धारा 3 में क्या बोला गया है? सबकी समान वेतन होगा। और उसके बाद में धारा 4 में तो वेतन भत्ते व सेवा शर्तों में पदमुक्ति के बाद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव चेंजेस नहीं किए, यानी कि आपको जो सैलरी है उसमें कोई कमी, उसमें कोई नेगेटिव चेंजेस इसमें नहीं किए जाएंगे। बात क्लियर है? अगर आपको सैलरी बढ़ानी है तो आप उसके लिए स्वागत है, लेकिन सैलरी इसमें कोई सी सैलरी इसमें कम नहीं की जाएगी, या कोई भी नेगेटिव इसमें परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। संविधान में इसका वर्णन है। इसके बाद धारा 4 जो आपका 1991 का आपका अधिनियम है, इसमें धारा 4 में कहा गया है जो कार्यकाल है वो होगा आपका 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। अगर आपका
आपकी उम्र 60 साल है तो पूरे 6 साल, अगर आपको उम्र 60 साल है तो 5 साल में आपको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। लेकिन आपकी उम्र 59 साल है तो पूरे 65 वर्ष आप कार्य करेंगे। बात क्लियर है? तो 6 साल या 65 वर्ष जो पहले होगा उसको काउंट किया जाएगा। त्यागपत्र की बात करें तो तीनों अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक, अब देखो हटाने की प्रक्रिया, इसको समझिए आप। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, जो आपकी इसमें क्वेश्चन है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो आंसर ये है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसकी प्रक्रिया होगी हटाने की। बात क्लियर है? यानी कि जो प्रक्रिया न्यायाधीश की होती है वही प्रक्रिया यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की होती, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की होती है। बात क्लियर है? आधार क्या होता है? साबित कदाचार या असमर्थता। साबित कदाचार या असमर्थता। बात क्लियर है? अब देखो इस पर प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया बात हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त की बात। जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है कि उनको कैसे पद से हटाया जाएगा। दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। तो किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे? दोनों सदनों में विशेष बहुमत 2/3 से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ये हटाया जाएगा। बात क्लियर है? अब देखो इसमें एक बात समझो आप कि जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये इसको हटाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जाएगा। लेकिन जो आपके अन्य चुनाव आयुक्त हैं ये कैसे हटेंगे? तो ये देखो इनका ऐसा कहा गया है संविधान में कि भैया मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर इन्हें हटाया जाएगा। बात क्लियर है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। ठीक, लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनका ऐसा कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर उन्हें हटाया जाएगा। देखो क्या लिखा है इसमें लिखा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों का व प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जाएगा। यानी ये सिफारिश देगा राष्ट्रपति को और उसकी सलाह पर ये हटाया जाएगा। लेकिन जो राष्ट्रपति है इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात क्लियर है? 2009 की बात है, लोकसभा चुनाव के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे गोपाल स्वामी। तो उन्होंने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उस समय राष्ट्रपति थी आपकी, तो CIC थे एन गोपाल स्वामी, तो उन्होंने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सिंह को एक सिफारिश की थी कि चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश करी। ठीक, जो समय मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे तो उनको हटाने की सिफारिश करी, तो प्रतिभा पाटिल ने इसको मानने से इनकार कर दिया। ठीक, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो अन्य चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश देगा राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात क्लियर है? तो जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको राष्ट्रपति पद से हटाएगा एक प्रोसेस के माध्यम से, संसद में बिल पेश, संसद में प्रस्ताव पास होने के बाद में। और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए राष्ट्रपति को सलाह देगा कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो प्रक्रिया आपकी है। अब देखो इसके बाद आपका है, ये बात क्लियर है आपको? ठीक, अब देखो ये आपको हो गया था। संविधान में निर्वाचन आयोग के वर्णन नहीं है। संरचना की बात करें तो संरचना की बात थोड़ी कर लेते हैं। संरचना इसमें कहाँ दी गई है? देखो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। अब देखो थोड़ा सा चलिए सॉरी बोल रहा हूँ, संरचना की बात करते हैं। देखिए जो आपकी संरचना है, देखो वर्तमान में जो आपकी संरचना स्ट्रक्चर है, वर्तमान में जो संरचना की बात करें हम लोग तो अभी है 1+2, यानी एक आपका होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, दो होते हैं आपके चुनाव आयुक्त, 3 मेंबर होते हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। इसकी स्थापना कब हुई है? 25 जनवरी 1950। ठीक, तो 25 जनवरी 1950 में 25 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक
1989 तक इसमें एक मेंबर था, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। बात सिर्फ सिंगल मेंबर था इसमें। कब तक? 1989 तक, 1989 तक। तो शुरुआत में 1950 से लेकर 89 तक इसमें एक मेंबर था। इसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक इसमें 3 मेंबर इसमें कर दिए गए, 1+2। ठीक, इसके बाद में 1 जनवरी 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 के बाद 93 तक इसमें वापस से इसमें एक मेंबर कर दिया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त। फिर बाद में 1993, 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय ये स्ट्रक्चर चला आ रहा है। बात क्लियर है? तो 1950 से लेकर 89 तक इसमें सिंगल मेंबर था, एक ही मेंबर था। फिर 89 से लेकर, यानी कि 1989 से लेकर कब तक? 90 तक इसमें 3 मेंबर हो गए। ठीक, इसके बाद इसमें 90 से लेकर 93 तक वापस में इसमें एक मेंबर हो गया, और वर्तमान में 93 से लेकर अभी तक इसमें 3 मेंबर हैं, यानी कि 1+2, 1+2। ठीक, तो 50 से 89 1, 89 से 90 3, 90 से 93 1, और 93 से वर्तमान तक इसमें 3 मेंबर चले आ रहे हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसमें इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक, अब देखो जरा इसमें, अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। ठीक, चलिए, जो आपको निर्वाचन आयोग से कार्य की बात करते हैं। निर्वाचक, बहुत सिंपल कार्य है इसके। निर्वाचक नामावली तैयार करना, योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, जो आपके जो मतदाता है उनको पंजीकृत करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना। बात क्लियर है? ठीक, निर्वाचक नामावली तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। वर्तमान में जो आपके जो कुछ दल हैं उनकी जो आपकी मान्यता है समाप्त की गई है, और आम आदमी पार्टी को उसमें दर्जा दिया गया है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना। इसके बाद है राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करना, संसद व राज्य विधान मंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न करवाना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार व प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना। पढ़ चुके हम लोग उसको। इसके बाद संसद सदस्यों की अयोग्यता, जो आपके संसद के सदस्य हैं उनकी अयोग्यता संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद के जो मेंबर होते हैं उनके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? विषय होता है अयोग्यता। तो अयोग्यता के विषय में राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो आंसर होगा आपका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक, तो आपको विधानमंडल का जब आपका मामला होगा तब राज्यपाल को सलाह देगा, और जब आपका संसद का मामला होगा तब ये राष्ट्रपति को सलाह देगा। ये सारे कार्य हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद देखिए आप जरा, राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें क्या है? राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें देखिए, अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है तो इनमें से कोई एक शर्त पूरी करती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। देखिए, कोई पार्टी इनमें से कोई एक शर्त पूरी करेगी तो वो उसे राष्ट्रीय पार्टी का, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। बात क्लियर है? इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करेगी कोई भी पार्टी तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। पहली शर्त है 4 लोकसभा सीट प्लस लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, यानी 4 लोकसभा सीट, किसी भी इलेक्शन में 4 लोकसभा सीट पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट। बात क्लियर है आपको? देखो क्या लिखा इसमें, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करेगा यदि कोई पार्टी, इसको ऐसे पढ़ें, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा, 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है यहाँ पे? देखो,
अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीट प्लस लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती हो, अथवा लोकसभा चुनाव में मिनिमम 2% या 11 सीट प्राप्त करती हो, और जो 11 सीट हो वो 3 अलग अलग राज्यों से हो। बात क्लियर है? देखो, लोकसभा इलेक्शन में मिनिमम 2% जो इलेक्शन हुए हैं तो उनमें से मिनिमम 2% या 11 सीट जो कि 3 अलग अलग राज्यों से प्राप्त हो तो भी उसे कम चल जाएगा, या मिनिमम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हो। बात क्लियर है? 4 लोकसभा सीट प्लस लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त किए हों। 4 लोकसभा सीट के अलावा, आपको 4 लोकसभा सीट के अलावा बात हो रही है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6%, 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त किए हों, या फिर लोकसभा में मिनिमम 2% या 11 सीट हो 3 अलग अलग राज्यों से, या फिर 4 राज्यों में से राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का से दर्जा प्राप्त हो तो भी इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। वर्तमान में आम आदमी पार्टी को दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक, अब देखिए जरा इसमें वर्तमान में राष्ट्रीय दल की बात करें तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। 6 कौन कौन से हैं? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1980 में स्थापना हुई है, बात क्लियर है। इसके बाद आईएनसी है 1885 में स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा 1984 में स्थापना हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसकी स्थापना हुई है 1964 में। फिर आपका है 5वां नेशनल पीपल्स पार्टी, 2013 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद है आम आदमी पार्टी, 2012 में इसकी स्थापना हुई है और 2023 में इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। अब देखिए वर्तमान में 2023 में इलेक्शन कमीशन ने 3 पार्टी का दर्जा समाप्त किया है और 1 पार्टी को दर्जा दिया है। 3 पार्टी हैं सीपीआई, ठीक, उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, टीएमसी तृणमूल पार्टी है, उसके बाद है एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो सीपीआई, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी का दर्जा समाप्त कर राष्ट्रीय दल का दर्जा इसमें समाप्त किया गया। बात क्लियर है? तो पहले देखो, पहले क्या था? पहले 8 पार्टी थी, पहले 8 राष्ट्रीय दल थे आपके। बात क्लियर है? 8 राष्ट्रीय दल थे, तो इनमें से 3 को खत्म कर दिया गया, 3 का दर्जा समाप्त कर दिया गया। 8 दल थे तो इनमें 3 का दर्जा समाप्त कर दिया गया। कौन कौन का? सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी का दर्जा समाप्त किया गया, तो बचे आपके 5, ठीक। और 2023 में आम आदमी पार्टी का, जो आपकी आम आदमी पार्टी है, उसको दर्जा दिया गया राष्ट्रीय दल का। इस प्रकार से वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक। बात आपको क्लियर है? ठीक, तो 8 थे, -3 हो गए, सीपीआई, टीएमसी, एनसीपी -3, बचा 5। आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला, 5+1 हो गया, 6 राष्ट्रीय दल वर्तमान में, ठीक। अब देखिए जरा इसको, ये आपके सामने फोटो है, काफ़ी अच्छी पिक है ये। जो आपकी आम आदमी पार्टी है 2012 में इसकी स्थापना होती है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको मिलता है 2023 में, ठीक। इसके बाद अगली आपकी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, स्थापना 2013 की है, जून 19 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। इसके बाद बीजेपी की बात करें 1980 में स्थापना हुई है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है 1980-84 के बीच में। इसके बाद स्थापना की बात करें, बीएसपी की बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, 1984 की स्थापना है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है 2004 में, ठीक। 12 में स्थापना है, 23 में दर्जा मिला है, 13 में स्थापना है, 19 में दर्जा मिला है, 80 में स्थापना हुई है, 84 में दर्जा मिला है। बीएसपी 1984 में स्थापना हुई है और 2004 में दर्जा मिला है। इसके बाद आईएनसी जो है 85 में स्थापना हुई है और 1968 में इन्हें दर्जा मिला है, 1968 में इन्हें दर्जा मिल गया है। इसके बाद अगला आपका लास्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक। तो 1964 में इनकी स्थापना हुई है और 1968 में 68 में इनको दर्जा मिला है आईएनसी के साथ में। बात क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला आपके सामने है कि भी राज्य स्तरीय दल
का दर्जा कब किसको मिलता है? तो अगर कोई पार्टी इन तीनों में से, इन चारों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो तो उनको ये दर्जा मिल जाएगा। पहला आपका दर्जा, पहला आपकी शर्तें हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टोटल यानी कुल वैध मतों का 8% वोट प्राप्त हुआ। ठीक, बात क्लियर है? लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जो कुल वैध मत है, जो लीगल वोट पड़े हैं, उनका 8% वोट प्राप्त हो जाए, या विधानसभा चुनाव, या देखिए आप, या विधानसभा चुनाव में वैध मतों का, जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें वैध मतों का 6% प्लस मिनिमम 2 सीटें। क्या बात हो रही है यहाँ पे? क्या बोला? लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो वैध मत है उनका 8% वोट मिल जाए, या फिर विधानसभा चुनाव में जो वैध मत पड़े हैं, जो लीगल वोट पड़े हैं, उनका 6% प्लस मिनिमम 2 सीटें, तब भी इसको प्राप्त हो जाएगा दर्जा। इसके बाद तीसरा है, लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त हो प्लस संबंधित राज्य में मिनिमम 1 सीट प्राप्त कर ले। ठीक, विधानसभा या लोकसभा चुनाव में जो वैध मत पड़े उसका 8% वोट प्राप्त कर ले, या फिर विधानसभा चुनाव में जो वैध मत पड़े हैं उनमें से 6% वोट लेके आ जाए और 2 सीट लेके आ जाए मिनिमम, या फिर जो लोकसभा चुनाव में वैध मत हुए हैं उनका 6% सीट लेके आ जाए और साथ में जो संबंधित राज्य है जहां पर इलेक्शन हो रहा है वहां पर 1 सीट प्राप्त कर ले, 6% वोट और 1 सीट प्राप्त कर ले, तो भी इसको दर्जा मिल जाएगा। या फिर चौथा है कि विधानसभा में 3%, जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं विधानसभा में 3% या 3 सीटें प्राप्त कर ले, जो अधिक हो प्राप्त कर ले, 3% सीट या फिर 3 सीट, जो भी ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग इसको दर्जा मिल जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो ये 4 शर्तें हैं, इनके आधार पर इन्हें दर्जा मिल जाएगा। अगर एक भी शर्त पूरी करती हुई पार्टी तो उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। अब देखो, ये आपके सामने है, कुछ समितियां हैं और उनके बारे में कहा गया है। ठीक, इसको डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। समितियां हैं और उसका कुछ और पार्ट भी है, उसको डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक, तो आज इतना पर्याप्त है। इसको पढ़िए आप लोग, इसको रिवाइज करिए बार बार, ताकि आपको याद रहे। जो हमने पढ़ा है उसको बाद में रिवाइज भी करेंगे आप लोग, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।